पहले तो देखिए, उस समय की जो राजनीतिक सिस्टम्स थे उसमें एक राजन, एक राजा होते थे। लेकिन क्या ये राजा बिल्कुल ही अकेले और एकदम अपनी इच्छा से, जो उनकी इच्छा हो, जो वो करना चाहे, उस तरह से क्या वो अपने राज पर राज्य करते थे? नहीं। जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन एक ट्रेडिशन है राजा का राज्य करने का, वो ऐसा है जो बहुत जगह से मंत्रणा लेकर उसके बाद एक कंसेंसस के साथ सारी चीजें डिसाइड होती थी। तो ये मंत्रणा देने में कौन से लोग होते? तो ये भी बहुत रोचक है कि मंत्रणा के लिए जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण तीन चार लोग होते थे, एक तो पुरोहित, सेनापति, युवराज, और या तो रानी यानी कि जो राजा की पत्नी है, और या तो जो राजा की माता है। इनमें से या तो एक या दोनों, वो जो एक मंत्रणा के लिए जो एक मंत्री परिषद होता था, उसमें भी एक छोटे से 4-5 लोगों का एक समूह होता था जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रणा देता था राजा को। उसमें भी स्त्रियों का योगदान था। एक थी ऋग्वेद की विशपाला, बहुत बड़ी योद्धा थी। उस वक्त जो विष होते थे यानी कि जो गांव होते थे, उसकी जो रक्षा करती थी, उसमें भी स्त्रियां उस पलटन में होती थी, और ये विषपाला उस पलटन की लीडर थी। और इनकी एक बड़ी ही एक रोचक कहानी है कि अपने विष को बचाते हुए इनके पैर कट गए थे। उसके बाद अश्विनी कुमार ने आकर इनके लिए लोहे के पैर लगाए थे, तो ये वापस युद्ध में गई थी लोहे के पैरों को लगा। तो आप समझ लीजिए कि योद्धा होने की जो एक ट्रेडिशन है, वो ऋग्वेद के समय से है। महाभारत में मैं कैकेयी के बारे में बताना चाहती थी। कैकेयी को आखिर क्यों मिला था वो वरदान जिसके कारण उन्होंने फिर श्री राम को वन में भेज दिया था? क्योंकि एक युद्ध में उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी। वो युद्ध में उनके साथ थी और उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी। तो इसलिए युद्ध करने का और राजनीतिक अगुवाई करने का, मंत्रणा देने का, इन सब चीजों की शक्ति भी स्त्रियों के पास थी। उनके पास राजनैतिक अधिकार थे, मंत्रणा देने के अधिकार थे, राज्य करने की के अधिकार थे। आप रानी विद्या को देख लीजिए जो कश्मीर की थी, या फिर आप रुद्रम्मा देवी को देख लीजिए, या फिर आप बहुत सारी वो भौमकार, उड़ीसा का एक भौमकार वंश है, उनकी सारी रानियों को देख लीजिए।